भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ भारत। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। स्वच्छ भारत कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो हमें लगता है हमसे ज़्यादा आप इसके विषय में जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो भी हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा आप इसके बारे में जानते हैं। कहने का आशय ये है कि अब कुछ हमें आपसे बताना नहीं है, सिर्फ अनुरोध करना है कि अब इसको हमें गति देनी है, तो जुट जाइए, जुड़ जाइए और इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे बेंगलोर और देखेंगे वहाँ पर साहस एक एनजीओ के माध्यम से किस तरह वहाँ के जो निवासी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि कचरे से कमाई, बहुत बार इसके बारे में बात होती है, तो क्या कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा हम दिल्ली क्षेत्र में आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली में लता गुप्ता जी जो है उसकी स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन है वो हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे उस क्षेत्र के विषय में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बेंगलोर। प्रकृति की गोद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि हम इसे जितना नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, हमें उतना ही अनूठेपन का एहसास होता है। समय के बदलते दौर के साथ प्राकृतिक वातावरण के मूल स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे के प्रमुख कारणों में दिन प्रतिदिन निकलने वाला सैकड़ों टन कचरा है। बढ़ती जनसंख्या से जहां पेड़ पौधे कम हुए हैं, वहीं घरों की संख्या बढ़ने से कचरे में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पर्यावरण को कूड़े कचरे से प्रदूषित होने से बचाने के नजरिए से उम्मीद की एक किरण देखने को मिल रही है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के सहयोग से गैर सरकारी संगठन साहस की ओर से चलाई जा रहे कार्यक्रम कासा रासा से। कासा रासा कूड़े कचरे को निस्तारित कर उससे उपयोगी वस्तु बनाने का केंद्र है, जो इन दिनों स्वच्छता के लिहाज से अहम बन गया है। पूरे बेंगलुरु शहर में सूखा और गीला कचरा अलग अलग माध्यमों से इकट्ठा करके इस केंद्र में लाया जाता है। सबसे पहले बात अगर सूखे कचरे की करें तो इसमें से पेपर, प्लास्टिक, बॉटल, लोहे, धातु के उपकरण, शीशा और ई वेस्ट को अलग अलग कर उन्हें प्रोसेस किया जाता है। सभी जगहों से प्राप्त गीले कचरे को एक साथ मिक्स कर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में ग्राइंड कर एक प्रक्रिया के तहत कृषि उपयोगी खाद बनाया जाता है। ये केंद्र अपने कार्यकलापों से संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದನ್ನ ಇವರು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ। कूड़े कचरे की समस्या को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए साहस ने हमारे सामने एक रूपरेखा रखी, जिसे हमने स्वीकृति देते हुए काम शुरू किया। हमने इन्हें लगभग 2200 वर्ग फीट जमीन मुहैया कराई है, जिस पर ये केंद्र काम कर रहा है। यहाँ जिस ढंग से काम हो रहा है वो बेहद संतोषजनक है। यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें संस्था मासिक वेतन भी देती है। नगर पालिका को भी आर्थिक स्तर पर इस केंद्र के काम करने से लाभ हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि अब लोगों में भी कचरे को नियत स्थान पर फेंकने को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು हमारे इस केंद्र में एक सुपरवाइजर सहित 7 लोग काम करते हैं। शहर के अलग अलग जगहों से कचरों को यहाँ लाया जाता है। हमें रोज कितना कचरा मिल रहा है उसके लिए हम उसका वजन करके रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। गीले कचरे को आपस में मिश्रित कर उसमें कंपोस्ट डालकर 15 से 20 दिन के लिए एक टैंक में रखते हैं।
इसके बाद ऑर्गेनिक कन्वर्टर मशीन के सहारे कृषि उपयोगी खाद तैयार कर छोटे छोटे पैकेटों में वितरित किया जाता है। जहां तक बात सूखे कचरे की है तो पहले इसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, फिर हम इसे रिसाइकल कंपनियों को दे देते हैं जिससे वो इससे उपयोगी उत्पाद बना सकें। अब वो समय आ गया है जब हम कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ न फेंकें और उसे नियत स्थान पर ही डालें। ये केंद्र जिस ढंग से काम कर रहा है उससे एक उम्मीद बंधती है कि आने वाले समय में कचरे से कमाई का कुछ और विकल्प सामने आएगा, जिससे माहौल बनेगा स्वच्छ और स्वस्थ। रश्मि है? हाँ मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या बात है, बेंगलोर में हमने देखा कि वाकई कचरे से कमाई जब हम कहते हैं तो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर साहस ग्रुप के माध्यम से लोग इस बात को समझ रहे हैं और उसके महत्व को समझ रहे हैं कि कूड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको रिसाइकिल करके। कार्यक्रम में बढ़ते हैं और आगे, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि पूर्वी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन लता गुप्ता जी से आपकी करवाएंगे मुलाकात, तो आइए करते हैं उनका स्वागत। लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ भारत में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर इस अभियान की अगर बात की जाए, मिशन की बात की जाए, तो क्या काम चल रहा है? स्वच्छता जो आज एक मिशन के तौर पर हम सबके सामने है और खासकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इसे अभियान के तौर पर लिया है। हम लोग RWA के माध्यम से हम सब क्षेत्रों में वहाँ की व्यापारिक संगठनों के माध्यम से, वहाँ की सामाजिक संगठनों के माध्यम से क्षेत्र में जागरूकता का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि स्वच्छता एक मिशन है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। ये बात लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम, चाहे वो स्लोगन के माध्यम से हो, चाहे FM पर संदेश के माध्यम से हो, हम सब इसे लगातार कर रहे हैं। जी। हम जब लता जी बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें गंदगी का निपटारा भी है, कूड़े का निपटारा किस तरह से हो, इसमें शौचालयों की बात है, शौचालयों में भी उनका निर्माण और ये सुनिश्चित करना कि उनका इस्तेमाल हो रहा, यानी लोग खुले हुए शौच के लिए ना जाएं। इसके लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? खासकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो निश्चित तौर पर दिल्ली के और हिस्सों से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में काम करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है। और कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि निगम का जो पूर्वी दिल्ली वाला भाग है वो पूरी दिल्ली का क्षेत्रफल की दृष्टि से 8% है। मतलब मेरा कहने का ये है कि पूर्वी दिल्ली बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पूरी दिल्ली का 40% भाग पूर्वी दिल्ली में रहता है, यानी 8% क्षेत्रफल में 40% भाग रहता है। तो कुल मिलाकर सीधे सीधे आपने जैसे कहा कि शौचालय है, आपने कहा कि खुले में लोग शौच की जो व्यवस्था है, हम उस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कदम अभी बहुत तेजी से नहीं पकड़ पाया। धीरे धीरे हम मिलकर उसे प्रयास कर रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ हम दर्शकों को ये जरूर बताएंगे, कूड़े की जहाँ तक बात है, आपके क्षेत्र में कूड़े का एक ढेर हुआ करता रहा जिसको आपने हटाया है, वो कैसे संभव हुआ, ये जरा बताइए। यह सब एक जन भागीदारी और स्वयं की एक इच्छा, मजबूत प्रबल इच्छा से संभव हुआ। मेरे क्षेत्र में एक करीब 1.5 एकड़ ऐसी भूमि थी जहाँ पर
करीब 400-500 ट्रक मलबा कूड़ा पड़ा हुआ था, बरसों से कूड़ा पड़ता था, जिसे मैंने वहाँ अपने नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से वहाँ के लोगों को जागरूक करके वह मलबा हटवाया और आज वहाँ पर बहुत ही अच्छा शादी समारोह स्थल बनकर तैयार हुआ। तो यह सब एक जनभागीदारी से भी और निगम के अधिकारियों के सहयोग से संभव हो पाया। बिल्कुल, आपने लता जी कहा कि अधिकारियों का सहयोग जो है, जन भागीदारी भी उसमें आती है, लेकिन बहुत बार ये भी शिकायत देखने में आती है कि आम जनमानस जब ये कहते हैं कि उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे कूड़ा अगर हमसे कहा जाता है कि कूड़ेदान में डालें तो वो कहते हैं कूड़ेदान उपलब्ध नहीं है। हम उनसे कहते हैं खुले में शौच के लिए मत जाइए तो कहते हैं शौचालय उपलब्ध नहीं है। जहाँ कहीं हैं भी सामुदायिक शौचालय तो साफ नहीं रहते हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पर गरीब परिवार के लोग, कुछ पिछड़े लोग ज़्यादा यहाँ बसे हुए हैं। कारण ये है क्योंकि अनियमित कॉलोनियाँ और यूआर जिसे कहते हैं कि अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर अनप्लान मैनर में जो जैसे जिसने मकान बना लिया वो उसी तरीके से रह रहा है। प्रॉपर सीवरेज नहीं है, प्रॉपर निकासी नहीं है, नाले नालियों की समस्याएं हैं, तो दिक्कत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे अगर आपने डस्टबिन्स की बात करी तो अभी मैं बताना चाहूँगी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ही अभी एक अभियान के तौर पर लिया है कि यह सफाई किसी एजेंसी के माध्यम से हम नहीं करेंगे, हम किसी एजेंसी की तरफ या हम किसी संस्था की तरफ नहीं देखेंगे। हम स्वयं हर वार्ड के अंदर 100-125 डस्टबिन की व्यवस्था वहाँ की RWA के माध्यम से, वहाँ के सामाजिक संगठनों के माध्यम से जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ लगाएंगे। यह भी दिक्कत आती है कि जहाँ हम डस्टबिन लगा देते हैं, जैसे अभी हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 64 वार्ड हैं, उनमें हर पूरे इसमें 640 डस्टबिन हमने लगाए और देखा तो वहाँ कुछ डस्टबिन चोरी हो गए। यह भी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। कई जगह बहुत सुंदर टॉयलेट्स बने, वाटरलेस यूरिनल्स बने, वहाँ से पॉट निकाल लिए गए, तो यह भी समस्या आती है। लेकिन इस समस्या से भी हम निजात पा लेंगे जब वहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे, वहाँ के लोगों में यह संवेदना आ जाएगी कि हमें, चूंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत सुंदर, आपने कहा कि लोगों में जागृति आए, जागरूकता आए और वो इस चीज़ को लेके संवेदना उनमें आई। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं मैम। लेकिन इसमें फिर जब हम कहते हैं कि लोगों में जागृति आए, आपने कहा कि आप प्रोमोस के माध्यम से और रेडियो के थ्रू भी आप कोशिश करते हैं उनको जागरूक करने के लिए, और कुछ प्रयास भी हो रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स हो रही हों या कुछ नुक्कड़ नाटक हों या कुछ इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी आप उनको चेताने का प्रयास कर रहे हों? निश्चित तौर पर इसमें मैं बताना चाहूँगी कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे हर वार्ड में डे फिक्स हैं। जैसे सोमवार को इस विधानसभा में चार जगह पर नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया जाएगा। इस प्रकार से हमारे पूरे महीने का शेड्यूल तय हो जाता है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे नगर निगम के अंदर अगर बात कही जाए, हम बच्चों के माध्यम से, नगर निगम में करीब 2.25 लाख बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। कुछ ऐसे परिवारों से आते हैं जो अभी भी झुग्गियों में रह रहे हैं, जहां वाकई में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहां से आते हैं। हम उन बच्चों को जागरूक करते हैं, उन बच्चों को बताते हैं, पैम्पलेट्स के माध्यम से भी, हम उन्हें नाटक के माध्यम से कि भाई सफाई क्यों जरूरी है। आज आप साफ सफाई रखेंगे तो आगे हमें उसका क्या परिणाम मिलेगा, क्योंकि भविष्य हमारे वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो हम उन पर भी बहुत ज़्यादा जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, आपने कहा कि बच्चे जो हैं वही भविष्य हैं, नन्हे मुन्ने। तो फिर बच्चों की अगर बात करें यहाँ पर लता जी, तो उसमें स्कूलों में विशेषकर बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों को सिखाया जाए कि वो शौच के लिए जाएं, शौच से आने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, और उसकी एक प्रक्रिया है। उसके लिए सिखाने के लिए आप लोग कुछ मॉनिटर भी करते हैं कि वाकई बच्चे ऐसा कर रहे हैं या नहीं? व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, हम बात भी बहुत करते हैं, लेकिन उन पर सुपरविज़न हो, क्या यह व्यवस्था सुचारू रूप से है, तो हम बाकायदा समय समय पर हमारे अधिकारियों के साथ विजिट्स करते हैं, बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखते हैं, बच्चों के बीच जाकर उन्हें इस विषय में जागरूक करने का समय समय पर हम कार्यक्रम भी बनाते हैं, और इसका परिणाम आगे बहुत अच्छा आ भी रहा है। जी, अब थोड़ा सा लता जी महिलाओं की अगर बात की जाए, आप खुद महिला हैं, स्टैंडिंग कमेटी की आप चेयरपर्सन हैं, तो लाजमी है कि महिलाएं आपसे बात करने में थोड़ा सा सहज महसूस करती होंगी। तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने रहती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि उनकी गरिमा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, संरक्षण की बात हो, शौचालय उनके लिए होना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए कुछ कोशिशें? महिलाओं के गौरव के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए समय समय पर जो भी प्रयास किए वो बड़े ही सराहनीय हैं, और
उसी का नतीजा है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो और भी अन्य विषयों जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, वह धीरे धीरे जिस तरीके से समाज के अंदर आ रहे हैं। और जैसे महिलाओं के लिए अगर आपने बात कही तो मैं ऐसा मानती हूँ, चूँकि महिला के नाते मुझे भी उनके साथ बैठकर, उनके साथ बीच में जाकर जो एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वो मेरी बात को बड़े अच्छे से समझती भी है। और एक महिला को अगर आपने जोड़ लिया तो पूरे परिवार को जोड़ लिया। इसके साथ साथ अगर एक बेटी को आपने इस प्रकार का ज्ञान दिया तो आपने 2 परिवारों को शिक्षा दी, ऐसा मानकर काम करती हूँ मैं। और हमारे महिलाओं का जिस प्रकार से इसमें जागरूकता, क्योंकि स्वच्छता महिलाओं का रुचि का विषय है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा घर भी साफ सुथरा रहे और हमारे आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा रहे। जी, दिल्ली की जब हम बात करते हैं लता जी, तो चाहे दिल्ली का कोई भी क्षेत्र हो, आप पूर्वी क्षेत्र से जुड़ी हैं, तो अगर वहाँ की भी बात की जाए, राजधानी क्षेत्र है, तो जब बाहर से बहुत लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके स्थापित हो जाते हैं, तो उस दृष्टि से मेरी दिल्ली मेरी शान हम बहुत बार सुनते हैं। दिल्ली को अपना क्षेत्र मान के उसकी साफ सफाई में योगदान करें, उस भाव से आगे बढ़ें, ये सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो अगर हम त्योहारों की बात करें या समय समय पर अगर कहें कि आप कुछ अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाते हों जिससे कि लोगों को चेताया जाए कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोगों ने भी एक स्लोगन दिया हमारे नगर निगम की ओर से कि दिल्ली की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी। अच्छा। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर एक हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 यानी कि 24 घंटे वो हेल्पलाइन नंबर चालू है, हम 155303, इस पर आप नगर निगम से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो टॉयलेट गंदे पड़े हुए हैं या डस्टबिन की समस्या है या अन्य सफाई नहीं हो रही, नाली भरी हुई है, इसकी समस्या को भी आप इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। और इसका हमें बहुत ही अच्छा लाभ भी मिल रहा है। जगह जगह से हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं और हमारी ओर से उसको ठीक भी किया जाता है। जी, तो इसमें लता जी आपसे ये अगर थोड़ा और जानना चाहें कि आपने जैसा कि कहा कि मॉनिटरिंग जो है, सुपरविजन जो है बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि डस्टबिन चोरी हो जाते हैं, टॉयलेट्स में से भी सामान निकल जाता है, तो आगे ऐसा ना हो उसके लिए आप लोग कुछ बीच बीच में प्रोग्राम्स करते हैं या कुछ सुपरवाइज करने के लिए लोगों को आप तैनात करते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको उसके साथ साथ एक बात और कही कि यह सब दिक्कतें हमें समय समय पर आती हैं, जहाँ पर रोड पर कोई सामान जैसे अच्छा सुंदर कहीं गमला रखा हुआ है, अच्छे लोगों के मन में भी कई बार आ जाता है कि ये मेरे घर में हो तो कितना सुंदर हो। ये एक मानसिकता की दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि कोई कम पैसे वाला व्यक्ति इस ओर ध्यान देता है, ऐसा नहीं है। ये एक मानसिकता है। हमारा उद्देश्य है कि मानसिकता को हम कैसे परिवर्तित करें, और मुख्य तौर पर हम इसी काम को लेकर आगे चल रहे हैं। हम लोगों के बीच जाकर वहाँ के RWA, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे वार्ड के अंदर करीब 6 पार्क हैं और 6 पार्क मेरे चुने जाने से पहले बिल्कुल एकदम ऐसे थे जैसे मरे हुए पार्क। और आज आप देखिए जाकर, वो किसी नगर निगम ने उसमें काम किया है, लेकिन ज्यादातर भागीदारी वहाँ के लोगों की रही। उन्हें मैंने जगाया, मैंने कहा यह पार्क आपके घर के सामने है, आप अगर इसको अच्छा सुंदर बनाएंगे तो इससे आपको ही फायदा होगा, ना कि अधिकारी कहीं और रहता है, वो यहाँ काम करेगा लेकिन फायदा आपको होगा। आप स्वयं इसमें जागिए और काम करिए। और उसका नतीजा हुआ कि आज मेरे क्षेत्र के 6 पार्क एकदम बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मेरा सीधा कहने का मतलब यह है कि यह मानसिकता से जुड़ी बात है। इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। हमने कई जगह CCTV कैमरे का भी लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसको भी लोग, जिसने तोड़ना है, जिसने गलत काम करना है, वो उसको भी कर देते हैं। लेकिन पहले से बहुत अंतर है। पहले से इस चीज में एक जागरूकता आई है। जैसे लोग पहले थैली बनाकर फेंक देते थे और इंतजार करते थे, अरे नगर निगम का कर्मचारी नहीं आया, वो आएगा तब उठाएगा। कूड़ा फेंका और इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी का। लेकिन अब लोग फेंकने से पहले 10 बार सोचते हैं, देखते हैं। यह जो लोगों के अंदर अंतर आया है, यह जिस प्रकार से हम इस संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है, ऐसा आह्वान हमारी ओर से किया जा रहा है, सबकी ओर से इसका परिवर्तन है। बहुत सुंदर, आप कह रही हैं सकारात्मक बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। लता जी, इसमें पानी की थोड़ी सी अब बात करें। आपने बच्चों का बीच में जिक्र किया था, अगर शौचालयों की बात हो वहाँ भी पानी की आवश्यकता रहती है और स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को विशेषकर बहुत से रोग हो जाते हैं अगर उनको दूषित पानी मिलता है। तो पानी उपलब्ध हो और स्वच्छ हो, और जहाँ पे भी जल के स्रोत हैं वहाँ गंदगी ना हो, इसके लिए क्या हो रहा है? निश्चित तौर पर यह बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि
एक तो पानी स्वच्छ मिले, ये एक आधारभूत हमारी डिमांड है, ये ज़रूरी है। और ख़ासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारे नगर निगम में करीब, जैसे मैंने बताया कि 2.25 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं और उन्हें अच्छा पानी पीने को मिले, इसके लिए हमने एक सर्व जल कंपनी है उससे बात कर आरओ सिस्टम, बड़ा आरओ सिस्टम हर विद्यालय में लगाने का प्रयास किया है। लेकिन एक दिक्कत हमें और आती है, क्योंकि कई जगह पर पानी की व्यवस्था नहीं है और पानी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, एक तालमेल अच्छा बैठे जिसके कारण हम और अच्छा काम कर पाएं, ऐसा हम दिल्ली सरकार को भी बार बार कहते हैं कि हमारे बीच एक अच्छा तालमेल हो, क्योंकि स्वच्छता और इन सब के बीच में कहीं भी इस प्रकार के मतभेद नहीं आने चाहिए। सही बात है। कुल मिला के समन्वय जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में हो या फिर प्रशासन तंत्र और आम जनमानस के बीच में हो। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन लता गुप्ता जी से। उनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी इस छोटे से विराम के बाद। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। रुको। सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो लता जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पानी की उपलब्धता बेहद ज़रूरी है और स्वच्छ पानी मिले ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी दुश्वारियां भी रहती हैं, आपके नज़दीक अगर अभी की बात की जाए, क्या क्या और चुनौतियां हैं? निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है और वह चुनौती है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि दिल्ली के 8% क्षेत्रफल, पूरी दिल्ली के, उसमें 8% क्षेत्रफल में पूरी दिल्ली के 40% लोग रह रहे हैं। तो दिक्कत हमें वहीं आ रही है। जैसे हम डस्टबिन लगाते हैं, डस्टबिन निकल जाते हैं, हमारे कर्मचारी झाड़ू लगाकर निकलते हैं, कूड़ा पड़ जाता है। इसके लिए निश्चित तौर पर इस जो चुनौती है, इसको लड़ने के लिए हम तैयार हैं और हमने इसमें सहारा बनाया है वहाँ की लोकल RWA को, वहाँ के लोकल सामाजिक संगठनों को, मंदिर संगठनों को, गुरुद्वारा प्रबंधकों को। वो मिलकर इसमें हमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह काम बहुत जल्दी श्रेय भी चढ़ेगा। जी, आपके क्षेत्र में बहुत से अस्पताल भी आते होंगे निश्चित रूप से, उनकी दृष्टि से अगर बात की जाए, उनकी साफ सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तो लोग आते ही स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं। उसके लिए क्या हो रहा है, कुछ बताएं अगर आप। बिल्कुल, जहाँ पर हमारी चूँकि नगर निगम में प्राथमिक चिकित्सा आती है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज हैं। डिस्पेंसरियों के अंदर साफ सफाई रहे, एक तो हम लोग रेगुलर वहाँ पर विजिट्स करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्लोगन हर डिस्पेंसरी के अंदर, जो डिस्पेंसरी परिसर है उसमें 10, 12, 15 ऐसे स्लोगन जिन्हें पढ़कर अपने आप ही हमारे अंदर जागरूकता महसूस हो, हमें लगे कि नहीं, मैं इस देश का वासी हूँ, मुझे यहाँ साफ सफाई रखना है। ऐसे स्लोगन्स हमने लगाने शुरू किए हैं। जी, बहुत बढ़िया। आगे के लिए क्या योजनाएं हैं लता जी? आगे के लिए देखिए, चूँकि कचरा जो है कि यह एक रेगुलर प्रतिदिन निकलने वाला एक हमारी लाइफ का एक पार्ट है। कचरा घर में निकलेगा ही निकलेगा। उसको हम, जैसे अभी मैं सुन रही थी कि बेंगलोर में एक NGO ने जिस प्रकार से कचरे को सेग्रीगेट करके एक और अच्छा उसका वो बनाया, उससे भी कमाई का साधन बनाया। हमारी निगम भी इस ओर बहुत ही तेजी से सोच रही है, क्योंकि प्रतिदिन पूर्वी दिल्ली से 2200 मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है और वह कूड़ा लैंडफिल साइट पर जाता है। हमने वहाँ पर एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, यानी कचरे से बिजली हम बनाने का प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो चुका है और बिजली बननी भी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं।
ऐसे ही हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जिससे हम कंस्ट्रक्टिव वेस्ट जो होता है, यानी कि मकानों का मलबा, क्योंकि लोग मकान बनाते हैं, मकान तोड़ते हैं, तो वो जो मलबा निकलता है वो रोड साइड डाल देते हैं। हम उससे ब्रिक्स, टाइल्स, ये सब बनाने का प्रोजेक्ट शास्त्री पार्क पर हमारा शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से जो एनिमल्स का जो गोबर, गाय का गोबर है और ये सब, इससे भी हम बायोगैस का भी एक बहुत अच्छा प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। हमारा भी ध्येय वही है कि कैसे हम अपनी दिल्ली को, चूंकि कचरा तो रहेगा, कचरे से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम प्रोडक्टिव मैनर में कहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बिजली बनाने की बात कही, जैसे हमने टाइल्स और ब्रिक्स बनाने की बात कही, और हम कचरे की, लता जी हम लोग बात कर रहे हैं तो एक सवाल मन में और उभर रहा है, वो ये कि लिक्विड वेस्ट की अगर बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने खुद कहा कि वो बहुत बड़ा नहीं है, जितने ज़्यादा लोग उसमें समाहित हैं, तो निश्चित रूप से लिक्विड वेस्ट जो है वो भी एक बड़ी समस्या होगी। तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से आप लोग करते हैं? बस हम वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और वो इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि जो वार्ड स्तर पर, निगम के अंदर जो वार्ड आते हैं, उस स्तर पर जो काम है वो निगम के पास है, लेकिन बड़े नाले, बड़ी सड़कें, ये सारा दिल्ली सरकार के पास है। पिछले दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम सब मिलकर यमुना पर सफाई अभियान के लिए गए थे, और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो यमुना कहाँ, वहाँ तो पूरा एकदम गंदा पानी बह रहा है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि चूँकि उस यमुना के अंदर कितने सारे सीवरेज जा रहे हैं, कितने सारे आपके ड्रेन्स जा रही है, तो कैसे उसको प्लान किया जाए, उसको कैसे मोल्ड किया जाए उन ड्रेन को जो यमुना में जा रही है, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयासरत रहें। इसमें चूँकि कई संस्थाओं की भी हमें सहयोग मिलेगा, तभी यह काम संभव हो पाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए लता जी कि आप जो भी भविष्य की आपकी योजनाएं हैं उनके लिए भी, कि भावी योजनाएं आपकी सफल हों, चुनौतियों से आप पार आ पाएँ और पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को और सुंदर बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप कार्यक्रम में आए। थैंक यू। दोस्तों, ये हमारी बातचीत रही पूर्वी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन लता गुप्ता जी से, जिनसे हमने जाना उनके क्षेत्र में क्या कुछ वो प्रयास कर रही हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आपसे कहेंगे कि आपके क्षेत्र में कुछ प्रयास हो रहे हैं जिनसे आप चाहते हैं कि सब लोग अवगत हों, तो आप हमारा पता नोट कीजिए, जहाँ आप अपने हमें पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और ये भी आपको याद दिलाते चलें कि YouTube पे जाके आप हमारे कार्यक्रम दोबारा देखिए, ज़रूर देखिए और लोगों को दिखाइए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। और हम आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।